हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा काल के व्यापार के बारे में, यानी कि व्यापार किस तरह से हुआ करता था, कहाँ कहाँ पर हुआ करता था, कैसे व्यापार शुरू हुआ। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि माना जाता है, पूर्वी शहर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो सक्रिय लेन देन हुआ करता था, वहां से व्यापार हुआ है, लेकिन वहां से व्यापार की शुरुआत नहीं हुई है। नगरवासियों ने दूरस्थ देशों में संपर्क क्यों स्थापित किए होंगे, ये सवाल आता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। शहरी केंद्रों की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्यान्न उत्पादन में न लगाकर दूसरे अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में लगा हुआ था। ये लोग प्रशासनिक, व्यापार और विनिर्माण कार्य करते थे। साथ ही यदि वे स्वयं खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते हैं तो वह अपना काम दूसरों को उनके लिए करना पड़ता है। यही कारण है कि नगर में खाद्य पूर्ति के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहा करते थे। यानी कि जो शहर है वो गांवों के ऊपर डिपेंड रहते थे भोजन के लिए। शहर और गांवों के बीच संबंध असमान था। शहर का प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकास होना, पूरे देश के संसाधनों का वहां पर एकत्रित होना, यह संपत्ति, करो, उपहार, भेंट या फिर खरीदे हुए सामान के रूप में भीतरी प्रदेशों से शहर में आते रहते थे। इसके अलावा हड़प्पा समाज में इस संपत्ति का नियंत्रण शहरी समाज के सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों के हाथ में था। साथ ही शहर के धनी और प्रभावशाली लोग आरामदायक जीवन बिताते थे। सामाजिक प्रतिष्ठा उनके द्वारा बनाए गए भवनों और उनके द्वारा लाई जाने वाली भोग विलास की वस्तुओं के अधिग्रहण से प्रतिबंधित होती है, जो स्थानीय रूप से अनुपलब्ध है, यानी कि स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार इस बात की ओर भी संकेत होता है कि शहरों का दूरस्थ देशों के साथ संपर्क स्थापित करने का मुख्य कारण इस अमीर और प्रभावशाली लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना रहा होगा। हड़प्पा वासियों ने दूरस्थ देशों से संपर्क स्थापित करने के कारण एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हड़प्पा, बावलपुर, मोहनजोदड़ो का भूभाग सभ्यता का मूल क्षेत्र है, वो लगभग 80,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जहाँ पर हड़प्पा की बस्तियां हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव का प्रमाण बताती हैं, यहाँ इन बस्तियों के संपर्क दूसरे देशों से आरामदायक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए रहे होंगे। यहाँ भी एक प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि अफगानिस्तान के तुघाई और गुजरात के भगतराव जैसे दूर तक फैले हुए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बस्तियां क्यों बसाई। इसका युक्त संगत उत्तर विभिन्न क्षेत्रों की आपसी आर्थिक अंतर्निर्भरता और व्यापार तंत्र है। मूल संसाधनों के अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होने से सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने आपस में जुड़ना आरंभ किया। कृषि संबंधित संसाधनों, खनिज संसाधनों, लकड़ी आदि इन सब में शामिल थे, जिसका व्यापार किया जाता था। इसी वजह से व्यापार मार्गों की स्थापना की गई और जो उपज सिंध हाकड़ा मैदान में धनी लोग अधिक से अधिक विलास की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे, तो उनकी वजह से भी व्यापार को बढ़ावा मिला। इस खोज में उन्हें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ सबसे पहले संबंध स्थापित किए और उनको मजबूत बनाया। उन्हें गुजरात और गंगा की घाटी जैसे जगहों में भी बस्तियां बसा दी थी। इसके अलावा हम जान लेते हैं अंतर क्षेत्रीय संबंध, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ही आसपास के संबंधों को दर्शाता है, जो कि एक शहर को दूसरे शहर से, शहरों को गांव से जोड़ने का काम करता है। हमारे आसपास संपर्क के प्रमाण हमें हड़प्पा कालीन नगरों की खुदाई में कुछ वस्तुओं के आधार पर प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमाणों की पुष्टि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिखित स्रोतों में भी पाई गई है, यानी कि दूसरी सभ्यताओं से भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संबंध रहे थे, व्यापारिक संबंध रहे थे। अब हम उन शहरों के अंतर क्षेत्रीय संबंध जान लेते हैं, यानी कि शहरों से, शहरों के गांव से। तो जान लेते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले अन्न भंडारों से संबंधित प्रमाणों की चर्चा करेंगे, जिसमें
बड़ी-बड़ी इमारतें अनाज रखने के लिए बनाई गई थी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शहरी केंद्र खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते थे। अन्न भंडारों की उपस्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि शासक खाद्यान्न के लिए सुनिश्चित भाग को अपने पास रखना चाहते थे। यह अनुमान है कि आसपास के गांव से अनाज लाकर यहाँ रखा जाता था, फिर यह शहरी निवासियों में पुनर्वितरित कर दिया जाता था। अनाज ऐसा संसाधन है जिसकी रोज बड़ी मात्रा में खपत होती थी। काफी मात्रा में अनाज एकत्रित करके बैलगाड़ियों और नावों द्वारा भेजा जाता था। दूर स्थानों पर भी खाद्य सामग्री ढोना मुश्किल काम था। यही कारण है कि नगर सर्वाधिक उपज क्षेत्रों में ही पाए गए हैं और संभवतः अनाज आसपास के गांव से ही लाया जाता होगा। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, आज भी सिंध का सबसे उपज क्षेत्र है। पुनः महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अन्य बस्तियां स्थापित हुई। बस्तियों की अवस्थिति किसी क्षेत्र की कृषि उपजाऊ क्षमता पर उतना ही निर्भर नहीं करती जितना कि व्यापार और विनिमय की संभावनाओं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि शहरों की अवस्थिति के कारण का विश्लेषण करते समय विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिया कि खाद्य उत्पादन के लिए उस स्थान की समर्थता और उसके व्यापार मार्गों और खनिज स्रोतों से कैसे निकटता है। यदि हम बात करें इन सब बातों के ऊपर, तो हड़प्पा की अवस्थिति हमें इस मामले में बहुत उत्तम मिली है। इसके उत्तर पश्चिम में समूचे भौगोलिक क्षेत्र में हमें हड़प्पा-कालीन बस्तियों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र के मुख्यतः खानाबदोश चरवाहे ही रहते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा ऐसी जगह पर स्थित था जो कि दक्षिण की ओर स्थित कृषि बस्ती और उत्तर पश्चिम की ओर स्थित खानाबदोश चरवाहा बस्तियों को एक दूसरे से विभाजित करता था। इस प्रकार हड़प्पा के लोग दोनों समुदायों के संसाधनों का उपयोग करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि खाद्य उत्पादनों के संबंध में हड़प्पा का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। एक बड़े शहर के रूप में इसलिए विकसित हो सका क्योंकि एक व्यापारिक बस्ती के रूप में इसकी अवस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। हम हड़प्पा को बीच में रखकर लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में उनके चारों ओर एक वृत्त बनाएं तो हम पाएंगे कि हड़प्पा की अवस्थिति बहुत ही उत्तम है। यानी कि जो हड़प्पा निवासी थे वो हिंदकुश और पश्चिमोत्तर सीमा तक पहुंच थी उनकी। इसका अर्थ है कि 10 दिन की यात्रा करके हड़प्पा निवासी उस क्षेत्र में पहुंच सकते थे जहां फिरोज तथा वैद्य मणि और जैसे बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। ये पत्थरों के नाम हैं। वे बहुमूल्य पत्थर हिंदकुश और पश्चिमोत्तर सीमांत के मार्गों से लाए जाते थे। वे नमक क्षेत्र के खनिज नमक भी प्राप्त करते थे। उन्हें राजस्थान से टीन और तांबा भी प्राप्त हो जाता था। संभवतः वे कश्मीर में सोने और एमीथियस्ट के स्रोतों का भी उपयोग किया करते थे। 300 किलोमीटर की परिधि में उस स्थान तक की उनकी पहुंच थी जहां पंजाब की 5 नदियां एक धार में मिल जाती हैं। इसका अर्थ है कि हड़प्पा निवासी पंजाब की 5 नदियों के नदी प्रवहन पर भी नियंत्रित था उनका। और जब पक्की सड़कें नहीं थी, नदियों द्वारा परिवहन नहीं अधिक सुलभ था, उस समय भी वो उसका उपयोग किया करते थे। उनकी अवस्थिति उनकी कश्मीर की पर्वतीय क्षेत्र की लकड़ियां प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती थी। हड़प्पा ऐसी जगह पर स्थित है जहां आधुनिक समय में भी पश्चिम और पूर्व के अनेक व्यापार मार्ग आपस में मिलते हैं। अवस्थित के संदर्भ में मोहनजोदड़ो और लोथल की बस्तियों का भी अपना महत्व था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी इमारतों का धार्मिक स्वरूप इस ओर संकेत करता है कि एक धार्मिक केंद्र था। यह धार्मिक केंद्र हो या न हो,
यहाँ के अमीर लोग सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग करते थे जो स्थानीय रूप से पर्याप्त नहीं था और दूसरी जगहों से लाया जाता था। हड़प्पा की तुलना में मोहनजोदड़ो समुद्र के अधिक निकट था। इसके कारण ही वो मोहनजोदड़ो वासी फारस की खाड़ियों और मेसोपोटामिया पहुंचना आसान हो गया और फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में चांदी के मुख्य आपूर्तिकर्ता रहे। इस प्रकार से लोथल निवासी दक्षिणी राजस्थान और ढाका से संसाधन प्राप्त करते थे। संभवतः हड़प्पा वासियों को कर्नाटक से सोना प्राप्त करने में मदद करता था। कर्नाटक में सोने की खानों के पास समकालीन नवपाषाण युगीन बस्तियां भी पाई गई हैं। हड़प्पा कालीन गांव की बात कर लेते हैं। अनाज और कच्चा माल नगरों में भेजते थे गांव के लोग। हड़प्पा सभ्यता के नगर में उन्हें क्या देते थे बदले में? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ गिने चुने ही आंसर मिलते हैं। इस चीज के गिने चुने सुराग मिलते हैं। एक तो नगरों के शासक अनाज को कर के रूप में वसूल करते थे, बलपूर्वक ले जाते थे। यह कर प्रशासनिक सेवा के बदले लोगों द्वारा दिया जाता था। इस ग्रामीण शहर संबंध का एक महत्वपूर्ण अवयव उन समस्त वस्तुओं को प्राप्त करना है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। उन्हीं ग्रामीण भीतरी प्रदेश में उपलब्ध कराना था, यानी कि जो स्थानीय रूप से नहीं होती थी उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। उसके बदले वो अन्न दिया करते थे। हड़प्पा काल की जो दिलचस्प वस्तु पत्थर के औजार हैं, तो वो सभी नगरों और गांवों के लोग समान आकार के पत्थर के ब्लेड का उपयोग करते थे। ये पत्थर के ब्लेड बहुत ही उच्च स्तर के पत्थर से बनाए जाते थे और ये हर जगह पर नहीं पाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों को सिंध के शुकुरु नामक स्थान से लाया जाता था। यह परिकल्पना इस तथ्य को सिद्ध करती है कि हड़प्पा सभ्यता की शहरी अवस्था के दौरान गुजरात में स्थित रंगपुर के लोग दूर प्रदेशों से लाए गए पत्थरों के औजारों का उपयोग किया करते थे। जब हड़प्पा सभ्यता ह्रास की ओर अग्रसर हुई, तब इन्हीं क्षेत्रों के लोगों ने स्थानीय पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हड़प्पा के लोग तांबे और कांसे जैसी धातुओं का भी उपयोग करते थे। तांबा कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध था और हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां तांबे और कांसे के औजार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लगभग सभी बस्तियों में पाए गए हैं ये औजार। बनावट सेम है, उपयोग भी सेम है इनका। इससे यह पता चलता है कि वहाँ उत्पादन और वितरण अवश्य ही केंद्रीकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता होगा। इस संस्थाओं में नगर में रहने वाले प्रशासनिक व व्यापारी शामिल होंगे। जिन वस्तुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है वो सब आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की छोटी बड़ी बस्तियों में हमें सोने चांदी और अनेक कीमती और अर्ध कीमती पत्थर की बनी वस्तुएं मिल जाती हैं। ये धातु और पत्थर व्यापारियों या फिर शहर के शासकों द्वारा लाए जाते थे। शहरीकरण की शुरुआत के साथ हड़प्पा सभ्यता में व्यापार में अद्भुतपूर्ण वृद्धि हुई। मोहनजोदड़ो से मनके के प्रमाण मिल जाते हैं। छोटे बड़े गांवों से, नगरों से अमीर और प्रभावशाली लोगों द्वारा लाए गए कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हम कुछ बातें जो हमारे सामने उभर कर आती हैं वो हैं कि गांव की अवस्थिति मुख्यतः भूमि की उपज क्षमता, सिंचाई की सुविधा, सुलभता पर निर्भर थी, यानी कि सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। नगर की अवस्थिति ऊपर दिए गए घटकों के अन्य अतिरिक्त घटकों जैसे कि खानों और व्यापार मार्गों से इन नगरों की निकटता पर निर्भर करती थी। कभी कभी नगरों की अवस्थिति व्यापार के घटक पर अन्य घटकों से अधिक निर्भर किया करती थी। कई नगर उन अनुपयोगी जगहों पर बसाए गए थे जहां कृषि का उत्पादन बहुत कम था। उदाहरण के लिए मकरान समुद्री तट पर सतकागन दौर एक ऐसी बस्ती थी। वहां कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत अनुपयोगी क्षेत्र की स्थिति मानी जाती है। वो किसी मुख्य भूमिका हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच एक चौकी के रूप में थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में घटित होने वाली गतिविधियों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान समुद्री तट के पास बालाकोट और सिंध में
चूहनदाड़ों से शिपी शील और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। लोथल चूहनदाड़ों में लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे। चुन्हू दड़ों में बेदूर-यमनी के कुछ अध बने मनके इस बात की संकेत देते हैं कि हड़प्पा निवासी दूर-दराज स्थानों पर बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे, उन पर काम करके उन्हें बेचते थे। मोहनजोदड़ो में पत्थर की सिंचाई करने वाले कुम्हार, तांबे और कांसे के शिल्पकार, ईंट बनाने वाले, शील काटने वाले, मनके बनाने वाले, हस्त कौशल में निपुण लोगों की उपस्थिति के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। कच्चे माल के स्रोतों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कालीन की विभिन्न बस्तियों की खुदाई से हमें चूड़ियां, मनके, मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के तांबे, कांसे, पत्थर की वस्तुएं मिली हैं, जो कि अनेक प्रकार की वस्तुएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वे अन्य प्रकार की धातु और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग करते थे। प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से उपलब्ध नहीं होते थे, यानी कि दूसरे स्थानों से ये सामान लाया जाता था बनाने के लिए। तो ये बात रोचक है कि जो ये बहुमूल्य पत्थर और धातु के औजार पाए गए हैं, ये अमीर लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए विस्तृत विनिमय तंत्र की ओर संकेत करते हैं, यानी कि लेन देन होता होगा तभी आए हैं ये यहाँ पर। अब प्रश्न यह उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खनिज पदार्थ और धातुओं के स्रोत क्या क्या थे, यानी कि वो कहाँ से आते थे। तो राजस्थान की खेतीहाड़ी खानों से तांबा लाया जाता था। मध्यवर्ती राजस्थान के जोधपुर, बागौर और गणेशेश्वर बस्तियों, जो कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की समकालीन मानी जाती हैं, वहां से कच्चे तांबे का स्रोत माना गया है। गणेश्वर में 400 से अधिक तांबे के तीर शीर्ष और 500 मछलियां पकड़ने के कांटे, 58 तांबे की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इन बस्तियों में खाना बदोश चरवाहे, शिकारी और संग्रहकर्ता दोनों तरह का जीवन यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इससे व्यापार संबंध की समस्या की जटिलता बढ़ गई थी। पुरातत्ववेत्ताओं का विश्वास है कि हड़प्पा वासी उस क्षेत्र से तांबा के औजार का आयात करते थे, यहाँ तक कि चरवाहे और शिकारी के रूप में भी जीवन यापन किया करते थे। हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनों समुदाय एक जो विकसित शहरी सभ्यता है, दूसरा जो चरवाहा समुदाय है का प्रतिनिधित्व करते थे, आपस में किस प्रकार आदान प्रदान करते थे, इसका हमें कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में से प्राप्त करते थे तांबा। लोग सोना हमें कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से मिलता होगा, कश्मीर से प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा वासियों की समकालीन कुछ नवपाषाणयुगीन बस्तियों इन्हीं क्षेत्रों में पाई गई हैं। राजस्थान के जयपुर और सिरोही, पंजाब के हाजारा, कांगड़ा और झंगण जैसे काबुल और सिंध नदियों के किनारे भी हमें सोने के प्रमाण मिल जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी बस्तियों से चांदी के बर्तन पाए गए हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में चांदी के कोई विद्युत स्रोत नहीं है, चांदी शायद अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती है। सिंध के व्यापारियों के मेसोपोटामिया के साथ संबंध थे, वे अपने माल के बदले मेसोपोटामिया से चांदी प्राप्त किया करते थे। शीशा शायद कश्मीर और राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। पंजाब और बलूचिस्तान से थोड़े बहुत शीशे के स्रोत हमें मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान और से हमें कीमती पत्थर लाया जाता था। इसी प्रकार शोर तुगई और एल्तनी देपे जैसे हड़प्पा कालीन बस्तियों में पाए जाने की पुष्टि करता है, जो कि हड़प्पा वासियों ने इस स्रोत का लाभ उठाया होगा। फिरोजा और जेड मध्य एशिया से प्राप्त किए जाते थे। फिरोजा पत्थर का नाम है, जेड भी पत्थर का नाम है। गोभेद, सफेद वर्ण, सफिट और लाज पत्थर सौराष्ट्र यानी गुजरात के पार्ट में है, ये सौराष्ट्र या फिर पश्चिमी भारत से उपयोग किया जाता था। समुद्री सीपियों हड़प्पा वासियों के लिए बहुत लोकप्रिय थी। गुजरात के समुद्री तट और पश्चिमी भारत के से प्राप्त की जाती थी। ये
जम्मू से मंडा उस स्थान पर स्थित है जहां पर चेनाब नदी में नौ परिवहन संभव था, यानी कि नौकाएं चलाई जाती थी। लकड़ी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लाई जाती थी। अच्छी किस्म की लकड़ियां मध्य सिंधु घाटी की नदियों द्वारा पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा हड़प्पाकालीन अवशेषों से काफी मात्रा में हमें वैदुर्य यमनी पाए हैं, जो कि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों से खनिज पदार्थ का भी उपयोग किया जाता था। व्यापार और बाहर के नए प्रकार की वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में दिलचस्पी थी बाहरी चीजों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार विनिमय व्यापारियों का आपसी मामला न होकर एक प्रशासनिक क्रियाकलाप था, क्योंकि लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना किसी व्यापारी के लिए संभव नहीं था, इसलिए इसको प्रशासनिक क्रियाकलाप माना है। हड़प्पा काल के प्रशासक दूरस्थ प्रदेशों में संसाधनों को नियंत्रित करना चाहते थे। विनिमय व्यवस्था की बात करें तो बाहरी अंतर्क्षेत्र व्यापार में एक बृहद तंत्र स्थापित था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हड़प्पा सभ्यता अन्य क्षेत्रों के साथ किस प्रकार से विनिमय व्यवस्था प्रचलित थी। इससे बड़े क्षेत्र में आदान प्रदान की प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों का शामिल होना अवश्य संभव है। उस समय में बड़े देश, बड़े भूभाग शिकारी संग्रहकर्ता होते थे, कुछ खानाबदोश चरवाहे भी थे, कृषि समुदाय भी थे। इसकी तुलना में हड़प्पा सभ्यता अधिक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में शिकारी संग्रहकर्ता या फिर किसी और समुदाय के क्षेत्र से खनिज प्राप्त करने के तरीके क्या थे, ये हम नहीं बता सकते। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में अपनी बस्तियां बसाई हुई थी और हड़प्पा सभ्यता के लोगों से विभिन्न समुदाय के क्रियाकलाप नहीं होते थे, बल्कि यह इन समुदायों के मौसमी प्रवास और एक जगह एकत्रित होने पर निर्भर होता था। व्यापारी उन स्थानों पर जाते थे जहां समुदाय मौसमी डेरे डालते थे। मौसमी प्रवास की प्रक्रिया के दौरान खानाबदोश चरवाहे भी दूरदराज के क्षेत्रों से सामान प्राप्त करते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की विनिमय प्रणाली के बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आपसी व्यापार और विनिमय नियंत्रण करने का प्रयास किया। दूरस्थ फैली हुई हड़प्पाकालीन बस्तियों में नाव और तौल की व्यवस्था समरूप थी। तौल निम्न मूल्यांकन की द्विचर प्रणाली के अनुसार 1, 2, 4, 8 और 64 तक, फिर 150 तक और 16 से गुना होने वाले दशमलव जैसे कि 320, 640 और 1600, 3200 आदि तक था। ये चकमकी पत्थर, चूना पत्थर, सेल खड़ी आदि बनाते थे। साधारणतः घनाकार हुआ करते थे। लंबाई इनकी 37.6 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 1 फुट की इकाई के आधारित थे। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 से लेकर 53.6 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। नाप तौल की व्यवस्था थी एक जैसी। केंद्रीय प्रशासन द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आपसी और अन्य लोगों में विनिमय को व्यवस्थित करने का प्रयास की ओर इशारा करती है। हड़प्पा बस्तियों में हमें काफी संख्या में मोहरें, मुद्राएं मिल जाएंगी। ये मोहरें और मुद्रांकन दूरस्थ क्षेत्रों में भेजे जाने वाले उत्पादनों के उच्च स्तर और स्वामित्व की ओर संकेत करती हैं। इसका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में होता था, स्टैंप करने के लिए होता था। जैसे कि आज के इंक के साथ स्टैंप लगा दी जाती है, उसी तरह उस समय मुद्राएं, मोहरें लाख के साथ स्टैंप का काम करती थी, जो कि उसे उच्च स्तर और स्वामित्व वाला प्रमाणित करती थी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुत से मुद्रांकन में छिपे पीछे एक रस्सी और चटाई के निशान हुआ करते थे। इसमें पाए जाने वाले चिन्हों से यह पता चलता है कि मुद्रांकन
जारती माल में ठप्पे की तरह उपयोग में लाया जाता था। लोथल में गोदामों में वायु संचलन के रास्ते में राख के अनेक मुद्रांकन पाए गए हैं। ये संभवतः आयातित माल के गठरों को खोलने के बाद फेंक दिए जाते होंगे। इन मोहरों पर विभिन्न जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। इन पर जो लिपियां उत्कीर्ण थी वह अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती हैं, यानी कि उनको नहीं जानते कि वो क्या लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि दूर स्थानों के साथ व्यापार विनिमय का प्रयोग किया जाता होगा इनके साथ। तो गाइस, इसके साथ ही ये एक वीडियो समाप्त होती है। इसमें हमने जाना हड़प्पा कालीन व्यापार के बारे में, वस्तु विनिमय के बारे में। आगे हम इन्हीं के साथ बाह्य व्यापार के बारे में जानेंगे कि कैसे बाह्य व्यापार हुआ, कैसे इतने दूरस्थ क्षेत्रों में सामान पहुंचाया जाता था, लाया जाता था। तो गाइज, अगर आप इसी वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप देखकर समझ सकते हैं। हमारी एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुकी है, जो कि इंस्टेंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।